नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज सैटरडे 2 बजे। हमने जो किया है सैटरडे संडे 2 बजे और वेंसडे को भी 2 बजे। हालांकि अब मैं सोच रहा हूँ कि वेंसडे वाला बुधवार वाले 2 बजे को थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि वहाँ अब जबकि काफ़ी लॉकडाउन खुल गया है तो लोगों के लिए 2 बजे का वक्त शायद कन्वीनियंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको शायद चेंज कर लेंगे। इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 पॉइंट एक्शन प्लान के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी कुछ हद तक बात करते रहे थे, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल एक क्लियर कॉन्क्रीट एक्शन प्लान है और मैं चाहता हूं वो एक्शन प्लान और उससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी। देखिए, विवाद या कंट्रोवर्सी से बेहतर कोई चीज नहीं है किसी के बारे में अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। वैसे कंट्रोवर्सी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपनी तरफ से, लेकिन अगर कोई हो तो उससे कई बार गलत चीज पे, गलत कंट्रोवर्सी से भी कई बार एक भली चीज के ऊपर अटेंशन आ जाता है। मैं समझता हूं कुछ वैसा ही हमारे साथ पिछले कुछ घंटों में हुआ है और इसलिए मैंने कहा कि चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। इस कंट्रोवर्सी के बहाने जो बड़ा सवाल देश में है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस वक्त होना क्या चाहिए। जब से निर्मला सीतारमण जी ने अपना पैकेज दिया है और सबको समझ आ गया कि पैकेज में तो कुछ है नहीं, सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, अब सारी इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज भी कह रही हैं कि हाँ, एक्चुअल पैकेज तो इंडिया का सिर्फ 1% जीडीपी का है। अब तक सबने मान लिया। फिर अब सबके मन में सवाल आ रहा है कि भाई इसका विकल्प क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। और आज हम उस ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में जो विवाद खड़ा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी में कहावत होती है ना, चाय के प्याले में तूफान। अंग्रेजी की कहावत से निकला है एक्चुअली, स्टॉर्म इन ए टी कप। आजकल टी कप की बजाय ट्विटर हो गया है, तो स्टॉर्म इन ट्विटर। ट्विटर के ऊपर खूब विवाद हुआ है पिछले कुछ 16-18 घंटे के अंदर और उस विवाद के बहाने कुछ बड़े सवाल उठे हैं। मैं चाहूंगा कि उस बड़े सवाल के ऊपर हम चर्चा करें। हम देखें कि इतने बड़े क्राइसिस का ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे नंबर्स के साथ। नंबर्स यानी कि जो कोरोना वायरस के स्प्रेड है वो क्या है, और वो नंबर्स इस वक्त काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जब हमने अटेंशन पे करना थोड़ा बंद कर दिया, कई बार क्या होता है, कई खबरें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, अच्छा हाँ कुछ हजार बढ़ गए हैं, लेकिन नहीं। अब पिछले 4 दिन से हर रोज संख्या बढ़ती जा रही है और थोड़ी नहीं ज्यादा बढ़ रही है। इस वक्त आज सुबह तक जो मैंने संख्या देखी वो थी 1,25,220 केस। पिछले 24 घंटों में 6,300 से ज्यादा केस बढ़े हैं। आज फिर 6,000 से ज्यादा केसेस बढ़े हैं, यानी कि हर रोज अब 6,000 से ज्यादा केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो मामला घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। हाँ, एक अच्छी बात हुई है कि वो जो ग्राफ मैं आपको दिखाया करता था ना बार बार, जिसमें सरकार ने कहा था कि 16 मई तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस ग्राफ को प्रेजेंट करने वाले प्लानिंग कमीशन के जो सदस्य हैं पॉल साहब, उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने गलत इंटरप्रेट किया था, हमसे गलती हुई। तो अब उस मामले को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े काम में गलती किसी से भी होगी। जैसा मैं कई बार कहता हूं, भगवान भी बैठेगा तो भाई उससे भी गलती होगी। प्लानिंग कमीशन ने अपने असेसमेंट में गलती की थी और उसको सार्वजनिक करके और भी बड़ी गलती की थी, लेकिन कम से कम अब उन्होंने मान लिया कि हाँ, हमसे मिस्टेक हुआ था। जो चिंता है मुझे ये कि कहीं सरकार की नीतियां तो इन आंकड़ों पर आधारित नहीं है। ये एक चिंता का विषय है जिस पे आपको, मुझे, हम सबको थोड़ा बात करनी होगी, समझना होगा, क्योंकि सरकार की नीति है क्या ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। और अब वो स्थिति आ गई है कि रायता फैलना शुरू हो गया है, चारों तरफ संख्या बढ़ रही है। और अब मुझे लगता है कि बीमारी को सुलझाने या उसे रोकने की बजाय सबका ध्यान इसमें है कि किसको उसका इल्जाम दिया जा सके। तो कोई सरकार कह रही है कि नहीं भाई, अब माइग्रेंट इतने आने शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से हो रहा है। कोई कह रहा है कि फलां सरकार ने किया है, उस सरकार ने ये नहीं किया। यही वो समय है जब इन सब मुद्दों से ध्यान छोड़कर हमारा ध्यान इस सवाल पर होना चाहिए कि किस तरह से इसे अब भी रोका जा सके।
देखिए, जब ट्रेन खुलेंगी, जब लोग जाएंगे, संख्या बढ़ेगी। और ये बेईमानी होगी कि पहले मैं कहूं कि ट्रेन को खोलिए और उसके बाद कहूं कि अरे अरे संख्या क्यों बढ़ रही है। नहीं, ये दोनों चीजें तो होंगी। और हमें इसके बारे में एक ईमानदार, राष्ट्रीय संकट का समय है, ईमानदार अप्रोच लेनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि रेल चलाइए, उसके बाद मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि रेल चलाने से संक्रमण क्यों बढ़ रहा है। संक्रमण बढ़ रहा है, बढ़ना अपरिहार्य था, अब उसे कैसे मैनेज किया जाए, ये सवाल है। तो कई जो क्रिटिक इसके बारे में कह रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, देखिए, एक आलोचना सही थी जो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब वो गलती हो गई है इस देश के अंदर। गलती क्या थी कि जब केसेस बहुत कम थे, जब पूरे देश में 500 केस थे, तब तो हमने पूरे देश को कर दिया बंद, रेल बंद। जबकि उसके 3-4 दिन बाद हम जैसे लोगों ने कहना शुरू की दिया, कृपया स्पेशल ट्रेन चलाइए, भेजिए अब इन लोगों को, कोई सेफ तरीका निकालिए, स्क्रीन कीजिए, भेजिए। और इन 50 दिनों में अगर हर रोज 10-10, 15-15 ट्रेन भी चल जाती, तब भी देश में इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट चले जाते। खैर, वो गलती अब हो गई है। अब जबकि ट्रेन में भेजा जा रहा है, तो कुछ माइक, और खास तौर पे इन जगहों से जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जहां काफी इंफेक्शन है, वहां से भेजा जाएगा, तो कुछ दूसरे इलाकों में जाएगा। अब फोकस इस पे होना चाहिए कि ट्रेन में जाने से पहले लोगों की कुछ जांच हो। दूसरा, कि ट्रेन में बैठने की ऐसी व्यवस्था हो जिससे और इंफेक्शन ना फैले। तीसरा, उतरने के बाद कुछ जांच हो। दुर्भाग्यवश वैसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं खुद कुछ कैंप में गया जहां पे दिल्ली में जाने से पहले लोग तैयार होके हो रहे थे, उनको खाने पीने की सुविधा थी वहां पे, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो, ये तो मजाक है, ऐसा कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था। और अगर कोई कहे कि वहां ऐसी व्यवस्था थी जिससे संक्रमण को रोका जा सके, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ट्रेन में जिस तरह से अब लोगों को भर रहे हैं, पहले तो ये था कि ट्रेन चलाएंगे नहीं, फिर ये था कि ट्रेन में सीटें खाली छोड़ के भेजेंगे, अब ये है कि बस जाओ, दफा करो इनको, किसी तरह से निकालो, मुसीबत मेरे यहां से निकले। कुछ ऐसी अप्रोच आ गई है जो बहुत अच्छी नहीं है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है, मुझे समझ नहीं आता। गाइडलाइन कहता है कि हवाई जहाज चलेंगे, अच्छी बात है, हवाई जहाज चलेंगे, लेकिन हवाई जहाज से जो लोग उतरेंगे उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, और जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। वे कैसी गाइडलाइन है? क्या इसका कोई प्रमाण है कि जो लोग पैदल चलते हैं उनको कोरोना वायरस ज्यादा लगता है, जो हवाई जहाज में चलते हैं उनको कम लगता है? संभावना तो ये है कि उनको ज्यादा होने की गुंजाइश है जो हवाई जहाज में चलते हैं। इसके बारे में क्यों नीति है? सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मामला यही है कि बड़े साहब के लिए एक अलग तरह के नियम, साधारण लोगों के लिए दूसरी तरह के नियम। ये तो ठीक बात नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। पिछले 72 घंटे की सबसे बड़ी खबर ना कोरोना की है, ना दिल्ली की है, ना मुंबई की है, खबर बंगाल की है। और वो है वहां जो चक्रवात आया, साइक्लोन आया। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी बुधवार को, तो मैंने कहा था शाम 4 से 6 बजे के बीच में एक्सपेक्टेड है। हम दुआ करें, हम सोचे कि स्थिति बेहतर हो। शुरू में ऐसा लगा कि इतना असर शायद चक्रवात का नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में डेथ्स की संख्या केवल 8-10 बताई जा रही थी पहले दिन। लेकिन दूसरे दिन तक आते आते पता लगा कि ये मामला बहुत बड़ा है। ये जो साइक्लोन है ना, ये भारत के इतिहास में पिछले 15-20 साल का सबसे बड़ा साइक्लोन है। तो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, वैसे इसमें उड़ीसा का भी नाम लेना चाहिए। हालांकि हिट उसने बंगाल के कोस्ट को पहले किया, लेकिन जैसा चक्रवात आता है तो अपने आस पड़ोस के 100-200 किलोमीटर का जो पूरा कोस्टल एरिया है, सबको प्रभावित करते हुए आता है। उड़ीसा के अंदर भी काफी डैमेज हुआ है। सबसे बड़ा डैमेज बंगाल में हुआ है, और बंगाल में भी जो सुंदरबन का इलाका है, वहां सबसे भारी डैमेज हुआ है। सुंदरबन वो इलाका है जहां गंगा जाके समुद्र को मिलती है। भारत के नक्शे में आप देखते हैं ना, बंगाल के नीचे कुछ छोटा छोटा जिगजैग सा बना होता है, कुछ छोटे छोटे द्वीप से दिखाई देते हैं, यही सुंदरबन है। ये अद्भुत इलाका है नेचर की दृष्टि से। यहाँ ऐसे प्राणी हैं, ऐसे पेड़ हैं, ऐसा जलवायु है जो दुनिया में कहीं दिखाई नहीं मिलता आपको। वहां पे बहुत भारी नुकसान हुआ है। नुकसान इसका तो हुआ ही है जो हमें दिखता है आंख से, यानी कि बहुत तेजी से हवा चली, लोगों के छप्पर उड़ गए, सड़क दीवारें गिर गई, घर गिर गए, उसके अंदर लोग दब गए, चीजें उड़ रही थी, उससे लोगों की मौत हो गई। लेकिन जो सबसे भारी खतरा हुआ है, सबसे भारी डैमेज जो हुआ है, वो ये है
कि समुद्र का पानी वहां के मीठे पानी से मिल गया है, और इसका मतलब है, और क्योंकि इसको बचाने के लिए बंद बना रखे, एम्बैंकमेंट बनाए हुए थे ताकि समुद्र का खारा पानी अंदर के मीठे पानी से न मिले। चक्रवात की वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आई, और बड़ी बड़ी लहरों के चलते कई जगह पे वो एम्बैंकमेंट जो बांध बनाए हुए थे वो टूट गए, और बांध टूटने का असर ये हुआ है कि वहां बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े इलाके हैं जिन इलाकों में ये बिल्कुल भी रोक नहीं पाए हैं। एम्बैंकमेंट्स के अंदर खुल के आए पानी, और पानी आने का नुकसान ये है कि अब वहां जो खेती है, खेतों के अंदर समुद्र का खारा पानी आ गया है, और समुद्र का खारा पानी एक बार खेतों में आ जाए तो वो सिर्फ एक फसल को खराब नहीं करता, वो आने वाले कई साल तक फसलों को खराब करता है। तो ये चिंता है। सबसे भारी नुकसान सुंदरबन में है। वहां अब तक बंगाल में कोई 86 मौत की खबर आज सुबह तक थी। आशंका है कि आंकड़ा 100 से ऊपर जा सकता है। खूब बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ है। कल प्रधानमंत्री वहां गए, उसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। ये एक ट्रेजेडी है, और इस ट्रेजेडी के बारे में 3-4 प्रश्नों का जवाब आना चाहिए, जिसके बारे में बात होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी अवीक साहा इसके बारे में एक विशेष फेसबुक लाइव करें, जिसमें हमें बताएं कि बंगाल में क्या हुआ है और देश के नाते हम सबकी क्या जिम्मेवारी बनती है। पहला सवाल तो ये है कि इतना बड़ा जो डैमेज हुआ देश के हिस्से में, क्या पूरे देश की अटेंशन भी है उसको? मैंने एक समय था जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स इसको नंबर 1 दुनिया की न्यूज के रूप में चला रहा था, और इंडिया की चैनल क्या डिस्कस कर रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण के समय उसके नीचे क्या चीजें मिली, ये सब बात हो रही थी। कोरोना की होती तो फिर भी समझ आ रहा था। तो क्या देश के रूप में हम बंगाल की ट्रेजेडी को उतना अटेंशन दे रहे हैं जितना वो डिजर्व करता है? कम से कम कुछ दिन के लिए तो देश में और कोई खबर होनी नहीं चाहिए थी। सबसे बड़ी खबर तो यही थी। और कई बंगाली मित्रों के, बुद्धिजीवियों के पोस्ट आ रहे हैं, बात आ रही है कि भाई क्या बात है, आपको फर्क नहीं पड़ता? कोई चीज बॉम्बे में होगी तभी फर्क पड़ता है क्या? आपको याद है कुछ साल पहले बॉम्बे में जब पानी भर गया था मुंबई में, तो पूरा देश का मीडिया कई दिन तक उस पर फोकस्ड रहा था। होना भी चाहिए। तो पहला सवाल अटेंशन का है। दूसरा सवाल है कि जाके अभी प्रधानमंत्री ने जो 1000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, क्या वो शुरू में पर्याप्त तो छोड़ दीजिए, क्या वो कुछ भी कर पाएगा? बंगाल सरकार का कहना है कि 13,000 करोड़ तो उनके बकाया है केंद्र के ऊपर। तो अगर केंद्र सरकार उनका बकाया ही उनको दे देती तो वो ज्यादा बड़ी बात होती। क्या ऐसी ट्रेजेडी में, क्योंकि 1000 करोड़ कोई अमाउंट नहीं होता इतनी बड़ी ट्रेजेडी से मुकाबला करने के लिए, उसके लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत है। और अफसोस ये कि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा कि ये बड़ा हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिल के इसके बारे में आवाज उठाएं। बंगाल के साथियों को, बंगाल के नागरिकों को ये महसूस ना हो कि हमारे संकट की दृष्टि में देश को हमारा ध्यान नहीं आया। मैं बार बार ये बात कहता हूं, नेशनलिज्म की डेफिनेशन और नेशनलिज्म का टेस्ट मेरे लिए ये है कि जब मेरे राज्य के बाहर, मेरी भाषा के बाहर कुछ हो रहा है, तो क्या मैं उसके प्रति संवेदनशील होता हूं? क्या मुझे महसूस होता है कि हाँ, ये उतना ही बड़ा क्राइसिस है जैसे मेरे घर में कुछ हो गया हो? नेशनलिज्म तो यही है ना कि दूसरे में, तमिलनाडु में सूखा पड़े और मुझे वैसा ही महसूस हो जैसे मेरे घर में, मेरे गांव में सूखा पड़ रहा है। चेन्नई के अंदर बाढ़ आ जाए, मुझे ऐसा महसूस हो कि मेरा शहर डूब रहा है। यही बात कलकत्ता पे लागू होनी चाहिए, यही बात सुंदरबन पे लागू होनी चाहिए, यही बात उड़ीसा पे लागू होनी चाहिए। मुझे विश्वास है, आप सबसे अनुरोध है कि हम इसको प्राथमिकता दें। इस पर जो भी हम कर सकें, जिस भी तरह से इसके लिए हम मदद कर सकें, वो हम करें। जैसे मैंने कहा, हमारे साथी अवीक साहा इस वक्त कोलकाता में हैं। वो अपनी पूरी बंगाल की टीम से बात करते रहे हैं। हमारे साथी सुंदरबन से भी रिपोर्ट भेज रहे हैं कि क्या हुआ, और आजकल में ही उनका योजना भी है वहां जाने की, देखने की क्या हुआ। इसके बाद हम एक आपके पास प्रस्ताव भी लेके आएंगे कि इस त्रासदी से निपटने के लिए हम सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। तो बाकी खबरों की बात इतनी ही। जो मैंने कहा था, फोकस हम करेंगे 7 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान।
क्योंकि देश को नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। कल ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग भी हुई, उन्होंने भी एक एक्शन प्लान बनाया है जिसके अंदर कई बिंदु कॉमन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सेंसिबली बात सोचेगा, ये तो बातें इनमें से कुछ सोचेगा जो हम बातें कह रहे हैं, लेकिन जो 7 पॉइंट का एक्शन प्लान कल हमने पेश किया, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग जो फेसबुक लाइव पे नियमित हैं, उन्हें ध्यान होगा कि पिछले कई समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आलोचना नहीं, हम एक ऑल्टरनेटिव प्लान बना के लेके आए। हमने बजट भी पेश किया था कि ऑल्टरनेटिव जो प्रपोजल्स हैं, इनमें से कितने में कितना खर्चा होगा, क्या कैसे मैनेज किया जा सकता है। और अब उसको कॉन्क्रिटाइज करने के लिए पिछले हफ्ते हमने 4-5-6 पॉइंट भी पेश किए थे। फिर कई मित्रों ने सजेस्ट किया कि सिर्फ हम पेश ना करें, हम इसे कई विशेषज्ञों के सामने रखें, वो बताएं कि इनमें से क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है, ताकि पूरा देश नोटिस करे। नहीं तो केवल एक व्यक्ति के रूप में हम कह देते हैं, एक पार्टी के रूप में कहते हैं, तो हर कोई नोटिस नहीं करता, लगता है कि नहीं कोई पार्टी ने कहा होगा। तो हमने जो अपने विचार थे, वो तमाम विचार मैंने देश के कुछ अग्रणी बुद्धिजीवियों के सामने रखे, कुछ अर्थशास्त्रियों के सामने रखे, उनसे पूछा कि इसमें क्या बनाया जा सकता है, सबकी राय ली और सबकी राय लेके एक 7 पॉइंट एक्शन प्लान कल बनाया, जिसको कल हमने रिलीज किया। आप देखेंगे मेरी फेसबुक पे जाके तो वो दिखेगा, उसका हिंदी वर्जन अभी हम घंटे भर के अंदर अपलोड कर देंगे। तो हम इसको एक 7 पॉइंट एक्शन प्लान हमने कल रिलीज किया। इसके 7 पॉइंट क्या हैं, उसकी समरी मैं बता देता हूं। वैसे आज ही मैंने एक छोटा सा लेख भी लिखा है जो कि दैनिक भास्कर में छपा है। उस लेख में हमने विशेष रूप से बताया है कि उस लेख के अंदर मैंने हिंदी में समझाया है कि वो क्या 7 पॉइंट एक्शन प्लान है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं ये मोटी बात यहाँ पे बता दूं, बाद में आप वो लेख भी पढ़िएगा। और ये जो 7 पॉइंट एक्शन प्लान है, ये प्लान भी इस वक्त हमने वेब पे डाल दिया है, हमारी फेसबुक पे भी है, तमाम जगह पे आप देख सकते हैं। और इसको लेके गजब कंट्रोवर्सी हुई है, कम से कम ट्विटर पे, फेसबुक पे खूब घमासान हुआ है इसको लेके। मुझे एक बात तो अच्छी लगी कि चलिए नोटिस तो किया। कई बार हम बात करते हैं, लोग कहते हैं हाँ जी बहुत समझदार आदमी, अच्छी बात कही होगी, और मुझे लगता है उस चक्कर में शायद कुछ पढ़ते ही नहीं। आज कम से कम नोटिस तो किया, कंट्रोवर्सी होने से लगता है कि हाँ शायद नोटिस किया होगा। कंट्रोवर्सी किस चीज के बारे में थी वो भी बताऊंगा, वो 7वें बिंदु के बारे में है, लेकिन पहले 6 बिंदु बताए, क्योंकि हमारी मुख्य बात 7वां बिंदु था ही नहीं। मुख्य बात थी 6 बिंदु, और उस 6 बिंदु के लिए संसाधन कैसे बने, उसके लिए हमने 7वां बिंदु कहा था। तो खैर शुरुआत पहले 6 बिंदु से करते हैं, फिर 7वें बिंदु पे आऊंगा। पहला बिंदु है जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तमाम लोग इसके बारे में रिएक्ट कर रहे हैं, तमाम लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। कल परसों स्ट्रैंडेड वर्कर्स नेटवर्क ने भी इसके बारे में अभियान चलाया, आजीविका ब्यूरो है वो भी अभियान चला रहा है। सिंपल सवाल है, देश भर के मजदूर वापस जाना चाह रहे हैं और उनको वापस जाने के लिए कोई सुविधा मिलनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 है, अगले 10 दिन में हर उस मजदूर को जो वापस जाना चाहता है, जो अपने गांव जिसे देश बोलते हैं वापस जाना चाहता है, उसे सरकार जिम्मेवारी लेकर वापस भेजे। ये उसका व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं, जैसे अब इस चक्रवात आया, साइक्लोन आया, लोगों को इवैक्यूएट सरकार ने किया ना, उसी तरह से ऐसे में सरकार जिम्मेवारी ले कि वो लोगों को वापस भेजेगी। कैसे भेज सकती है? केंद्र सरकार जिम्मेवारी ले ट्रेन चलाने की, फ्री, पैसा लेके नहीं। केंद्र सरकार कहे ट्रेन और इंटरस्टेट बसेस सरकार के पैसे से चलेंगी। पिछली बार भी मैंने बताया था, इसमें कोई ट्रेन चलाने में कोई 1000 करोड़ का खर्चा है, और एडिशनली बसेस को भी देख लीजिए 2000 करोड़ का खर्चा है, जो सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। 20 लाख करोड़ की जहां बात हो रही है, 2000 करोड़ क्या अमाउंट होता है? ये किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन इसकी जिम्मेवारी ले कि जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उनको ट्रक पे बैठा के किसी भी तरह नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे ले जाइए, जहां से उनको बसेस मिल सके, उनके खाने ठहरने वगैरह सबका इंतजाम किया जाए। ये हमारा न्यूनतम प्रपोजल था, और इसमें अगर जरूरत है तो सेना की मदद ली जाए। सेना इस देश की ऐसे तमाम चीजों की उपलब्ध है, ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आर्मी काम नहीं आएगी तो कब आएगी? तो पहली बात ये। दूसरा, जो स्वास्थ्य का पक्ष है, स्वास्थ्य के पक्ष में हम हर व्यक्ति जिसको बीमारी हो या इसकी गुंजाइश हो, उसकी सारी जिम्मेवारी
सरकार ले। पहला, इसके लिए जिस भी व्यक्ति को टेस्ट करवाने की आवश्यकता हो, जिसको कोई भी सिम्टम्स हो, उसका टेस्ट हो, फ्री हो, समय पे हो, बिना दुविधा के हो। जिस तरह से आज प्रॉब्लम्स आ रही है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि अगर जो टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, जिसको क्वारंटाइन करना पड़े क्वारंटाइन, हॉस्पिटलाइज करना पड़े हॉस्पिटलाइज, आईसीयू से लेके वेंटिलेटर तक, ये तमाम सुविधा स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। ये बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कहें भाई तुम्हें बीमारी हो गई, तुम लोग अपना निपटो, तुम्हारी बीमारी है ना, ये नहीं है। इस बीमारी की सारी जिम्मेवारी लोगों के इलाज की सरकार ले। और खास तौर पे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स है, सफाई कर्मचारी हैं, जो भी लोग इस सब काम में लगे हैं, सिर्फ उनकी नहीं, उनके परिवार वालों का भी, अगर अगले साल भर में कहीं पे भी बीमारी होती है या उनको समस्या आती है, क्योंकि बीमारी के बाद आर्थिक प्रॉब्लम भी तो आती है, इस पूरे की जिम्मेवारी सरकार ले। और इसमें अंतिम पॉइंट है कि सरकार पूरी की पूरी सूचना जनता के सामने रखे, क्योंकि आज तो हमारे को पूरी सूचना भी नहीं आ रही है, पता भी नहीं लग रहा है। और अभी आपने देख रहे होंगे अखबारों से भी हेडलाइन धीरे धीरे गायब हो रहे हैं कि कितने केसेस हुए, कैसे हुए, सब चीजें अब थोड़ा थोड़ा गायब होती जा रही हैं। जबकि सबसे तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, उसी वक्त हेडलाइंस बदलते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। तीसरा हमारा बिंदु है खाने के बारे में, जो बात मैंने कई बार कही है कि इस वक्त जरूरत है कि कोई भूखा ना रहे। उस देश में जो कि 21वीं सदी में पूरी दुनिया को नेतृत्व करने का दावा करता है, उसमें कहीं कोई भूखा रहे, कोई शर्म की बात है हमारे लिए। इसके लिए हर व्यक्ति को राशन, उनको भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उसका तरीका हमने बताया है। और ऐसे में राशन का मतलब 10 किलो गेहूं चावल, 1.5 किलो दाल, 800 मिलीलीटर तेल, एक साबुन, नमक, इस तरह का पैकेज दिया जाए। ये अगले 6 महीने तक हर व्यक्ति को दिया जाए। देश अफोर्ड कर सकता है, हमारे पास इतना गेहूं चावल है, इतना तमाम चीजें हैं और संसाधन हैं इस देश के पास ये करने के लिए, ताकि कोई भूखा न रहे। इसी से जुड़े हुए बिंदु हैं कि आईसीडीएस और मिड डे मील स्कीम वगैरह जो चल रही हैं, उन सब स्कीम्स को पहले से बेहतर किया जाए। और जब वहां स्कूल नहीं चल रहा है तो मिड डे मील का राशन घर पहुंचाया जाए, जिसकी व्यवस्था उस कानून के अंदर की हुई है। कोई कानून बदलने की जरूरत नहीं है, बस ये किया जा सकता है। चौथी बात, 200 दिन की गारंटी काम की। आज मनरेगा की योजना है। मनरेगा की योजना में क्या है कि आपको साल में 100 दिन की गारंटी है। गारंटी कागज पे है, वास्तव में 45 दिन के करीब मिलता है। हम कह रहे हैं कि इसे 200 दिन की गारंटी कीजिए हर परिवार के लिए। अगले साल भर के अंदर 200 दिन मिल गया खाना, 200 दिन का काम मिल गया, तो समझिए भूखा तो फिर वो व्यक्ति नहीं रहेगा। अपनी न्यूनतम चीजों का जुगाड़ तो फिर वो व्यक्ति कर लेगा, अगर उसको इन सब के माध्यम से कुछ पैसा आना शुरू हो गया। शहरों के अंदर क्या किया जाए, शहरों में 100 दिन रोजगार देने की हर व्यक्ति के लिए गारंटीड स्कीम का शुरुआत करना चाहिए। कम से कम अगले 1 साल के लिए हम ऐसा एक स्कीम बनाएं जिसमें हम 100 दिन के काम की गारंटी दें। ये दोनों बात हमने कही शहर और गांव के बारे में। और मनरेगा में जो पीस मील के हिसाब से दिया जाता है, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए इस वक्त, खासतौर पे इतनी गर्मी में काम करना। उनको दिहाड़ी के सहारे से दिया जाना चाहिए। 5वां बिंदु हमारा है कि इसमें जो हर व्यक्ति जिसको नुकसान हुआ है किसी भी तरह का, उसके नुकसान की भरपाई की जाए। जिसको सैलरी मिलती थी, सैलरी रुक गई है, उसको कोई ना कोई भरपाई हर्जाना दिया जाना चाहिए। किसान जिसके फसल का नुकसान हो गया, फसल बर्बाद हो गई है, उसको हर्जाना मिलना चाहिए। जिन लोगों का धंधा खत्म हो गया है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, छोटे दुकानदार हों, उनको एक मुश्त सहायता मिलनी चाहिए। और जो कंपनियां अपने वर्कर्स को पैसा नहीं दे पा रही हैं, उन कंपनियों को सरकार कुछ उधार दे ताकि वो अपने वर्कर्स को पेमेंट तो कर पाए। ये सब प्रस्ताव हमने रखे हैं रोजगार के बारे में। 6ठा प्रस्ताव है कि तब तक ब्याज ना लिया जाए जब तक अर्थव्यवस्था सुधरे ना। किससे ना लिया जाए? वो किसान जिसने केसीसी का लोन लिया है उससे ब्याज मत लीजिए, 6 महीने के लिए उसको मुक्त कर दीजिए। वो दुकानदार जिसने मुद्रा का छोटा लोन लिया है, व्यापारी, उद्योगपति जिसने छोटे छोटे लोन लिए हैं, मुद्रा का शिशु या किशोर लोन होते हैं, इन पे 3 महीने के लिए
इनसे कर्ज वापस भी ना मांगिए और ब्याज भी फ्री कर दीजिए कम से कम इन महीनों के लिए। इसके साथ ही साथ वहां आदिवासी इलाके के अंदर जहां बहुत ब्याज लिया जा रहा है उसको रोका जाए, और मिडिल क्लास के लिए भी, जिन लोगों ने अपना पहला मकान लेने के लिए अप्लाई किया है लोन का, उन लोगों को उस लोन से मुक्त किया जाए। सातवां बिंदु, तो मैंने कहा 6 बिंदु तो ये थे जिसके अंदर हम बात बता रहे थे कि क्या क्या देश को करना चाहिए। अब ये 6 बातें आप कहते हैं तो लोग कहते हैं भाई साहब पैसा कहां से आएगा, पेड़ पे थोड़ी उगता है, पैसे की व्यवस्था कहां होगी। सरकार भी इशारा करती है कि नहीं नहीं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। सो हमने सोचा कि क्या करें। इसमें एक तरीका होगा कि हम बताएं, जो मैंने पहले भी कोशिश की थी, कि एक एक आइडिया बताएं कि यहाँ पे ये टैक्स लगाया जा सकता है, यहाँ पे ये कर किया जा सकता है इत्यादि। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसका एक सिर्फ सिद्धांत बता दें। तो हमने कहा कि हमारी 6 की 6 जो बातें हैं, पहले 6 पॉइंट्स जो हैं उस पर अटेंशन बना रहे, इसलिए हम 7वें पॉइंट के अंदर सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट बता देते हैं। और जनरल स्टेटमेंट ये था कि ऐसे राष्ट्रीय संकट के समय कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है देश को बचाने के लिए। एक जनरल जो कि देश दुनिया में हर जगह पे जब भी कोई बड़ा संकट होता है इस्तेमाल होता है, जब भी कोई युद्ध होता है तब वो इस्तेमाल होता है। तो उसकी शब्दावली थी कि नेशनल रिसोर्सेज जो हैं, उन नेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम किसी भी नेशनल ट्रेजेडी, जो नेशनल चैलेंज है, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम कर सकते हैं। ये उसकी शब्दावली थी। मैं एग्जैक्ट शब्दावली निकाल रहा हूं यहां ताकि इसके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो वो जो शब्दावली थी, उस शब्दावली को हमने जिसमें कहा था, जो उसकी वर्डिंग थी जो हमने शुरू में रखी थी, जो कल जिसके बारे में बहुत बवाल हुआ, तो मैं आपको एग्जैक्ट वो हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिसके बारे में बवाल हुआ था और काफ़ी डिफरेंसेस जिसके बारे में पैदा हो गए थे, या डिफरेंसेस नहीं, जिसके बारे में क्रिटिसिज्म और वो सब कुछ हुआ था। तो वो था, उसकी शब्दावली ये थी 7वें की। हमने कहा था ऑल द रिसोर्सेस with the citizens or within the nation must be treated as national resources available during this crisis। इस राष्ट्रीय संकट के समय नागरिकों के पास जो है और देश के भीतर जो है, उस सब को एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में माना, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए। और बीच में स्पष्ट किया था, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, रियल एस्टेट की शक्ल में हो, प्रॉपर्टी, बॉन्ड वगैरह। इरादा ये था कि सिर्फ हम इसका एक सिद्धांत बता दें कि ऐसे क्राइसिस के अंदर सरकार सामान्य चीजों से बाहर जाके, सामान्य जो टैक्स वगैरह लगाती है, सरकार की तिजोरी में जो पैसा पड़ा होता है, उससे आगे जाके सरकार दूसरे रिसोर्सेज भी ले सकती है। हमने निरूपण किया इसको इस सिद्धांत के रूप में। उस समय भी हमें सोचना चाहिए था कि शायद इसको अलग तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं नेशनल रिसोर्स, तो उसको मतलब लोग ले लेते हैं नेशनल प्रॉपर्टी, नेशनलाइजेशन, जो देश में पहले कभी हुआ करता था ना, राष्ट्रीयकरण के, सरकार एकदम कहती थी कोल माइंस का नेशनलाइज कर दिया सरकार ने बैंकों का नेशनलाइज कर दिया। तो शायद लोगों के मन में ऐसी फीलिंग आएगी। ये बात हमारे ध्यान में उस वक्त नहीं आई। मैंने इसको फॉर्मुलेट किया था तो जिम्मेवारी मुझे ही लेनी चाहिए कि इसके बारे में ऐसी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ये उस वक्त सोचा नहीं था। इरादा हमारा सिर्फ इतना कहना था कि इसके लिए कोई भी रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाए, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से बाहर निकलिए, नए रिसोर्सेज सोचिए। और हम इस सब बहस में नहीं जाना चाहते थे कि एग्जैक्ट प्रॉपर्टी टैक्स हो या कि दूसरे तरह का टैक्स हो, कोई लेवी हो, रिजर्व बैंक से लिया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम उसमें जाएंगे तो लोग पहले 6 बिंदुओं को छोड़ के सारी चर्चा 7वें पे शुरू कर देंगे। और दरअसल हुआ फिर वही जो हम नहीं चाहते थे। सब चीज को छोड़ के चर्चा केवल 7वें के ऊपर हुई। चर्चा किस बात पे हुई? कल शाम को कई लोगों ने कहा कि अरे ये तो नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, ये कर देंगे, रूस की तरह सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। पहले मैंने देखा इनमें से कुछ लोग वो थे जो कि हमेशा आरएसएस बीजेपी की तरफ से लिखते रहते हैं। मैंने इग्नोर कर दिया, सोचा कि चलिए ऐसा कर रहे हैं। बाद में मैंने देखा कि नहीं, कई जो लोग अदरवाइज इस सवालों से सहानुभूति रखते हैं, देख रहे हैं कि ये 6 चीजें करने की जरूरत है, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये जो शब्दावली है ठीक नहीं है, इस शब्दावली से ऐसा इंप्रेशन जाता है। इसलिए हमने क्या किया, फिर बात की साथियों से, रात को ही मैंने इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन इशू किया
हमारे एक साथी मैत्रेश घटक जिन्होंने इसके साइन किया था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन रात को इशू किया, और वो क्लैरिफिकेशन को मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक क्लैरिफिकेशन है, आपने सही कहा। उतना भी पर्याप्त नहीं हुआ तो फिर सुबह हमने उसको बैठ के अमेंड कर दिया, सब लोगों से बात की जिन्होंने साइन किया था, हमने उसे अमेंड कर दिया, और अब अमेंडेड चीज में लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिख दिया है, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लोर इमरजेंसी वेज ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज going beyond the usual set of taxes and levies to cope with the problem of funding large relief packages। कि बड़े बड़े पैमाने पर लोगों को रिलीफ देने, राहत देने के लिए जिस बड़े पैमाने के संसाधन चाहिए वो इकट्ठा करने के लिए सरकार को सामान्य टैक्स और सामान्य लेवी से बाहर जाके कुछ नए और आपातकालीन तरीके सोचने चाहिए। यही हमारा इंटेंट था, लेकिन इसके बारे में बस उस इंटेंट के चलते जिस भाषा से कंफ्यूजन हुआ तो हमने बदल दिया। तो अब हमारी उम्मीद है कि इसके बारे में डिस्कशन अब बंद हो जाएगा और डिस्कशन उस पे होगा जो हम चाहते हैं, जो असली सवाल है। पहले 6 प्रपोजल जो है, जो काम देश को तत्काल रूप में करने चाहिए, उस पे फोकस करिए, उस पे हम डिस्कस करें, क्योंकि आज समय उसके बारे में है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं ये भी सोचता रहा कि अचानक इन 6 चीजों को छोड़ के, क्योंकि मैं समझता हूं जिन लोगों ने साइन भी किया सबका ध्यान पहले 6 बिंदुओं पे था, क्योंकि ये चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि तत्काल से की जाए, और हम कह रहे थे कि सरकार इसके लिए कोई रेवेन्यू रेज करे, लेकिन ध्यान केवल और केवल 7.1 पे क्यों गया? मेरी एक थ्योरी है, पता नहीं बाकी सब लोग सहमत होंगे या नहीं, वो ये है कि जब से ये क्राइसिस आया है और अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है, तब से इस देश में जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जिनकी जेब में करोड़ों रुपया पड़े हैं, जो इस देश ही नहीं दुनिया के टॉप अमीर लोगों में जिनकी गिनती होती है, वो लोग चिंतित हैं कि भाई हो ना हो हमारी जेब पे डाका पड़ सकता है, हमारा कुछ पैसा लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पहले से इसके इंतजाम कर लिए हैं। कई लोग रखे हुए हैं जो इस उसमें है कि कोई भी आप बात कहिए नया टैक्स लाने की और एकदम उछल के पड़ते हैं, अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप कैसे हाथ लगा सकते हो। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई शब्दावली बदल दी है, अब आप भी थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि अगर इस अर्थव्यवस्था को बचाना है तो नए टैक्स या नई लेवी या नए संसाधन जुटाने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है। और जो आपको कहता है कि ये सब चीजें हो जाएंगी और एक पैसा किसी से नहीं लेना पड़ेगा, वो तो झूठ बोल रहा है। आपको झूठ बोलने की बात नहीं करेंगे, हम तो पूरी बात सही बताएंगे। तो टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, आज सरकार लगाए, आज नहीं लगाएगी, 1 महीना बाद लगाएगी। और मुझे लगता है यही लोग जो आज मेरे ऊपर उछल उछल के पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी बात कैसे सोच ली, 1 महीने बाद देखिएगा क्या कहते हैं सब लोग, जब सरकार को टैक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लगाने तो पड़ेंगे। आज की स्थिति में कोई इलाज ही नहीं है, और जब करे तो सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार की मदद करनी चाहिए। ऐसे में सामान्य तरीके से किया ही नहीं जा सकता है। तो 2 कारण हैं, एक तो वो लोग हैं जो कि यूं भी मोदी सरकार आज सुबह जो कर रही है वो सही है, और आज सुबह तक जो मोदी सरकार ने नहीं किया वो करने की जरूरत नहीं है, कल कर देगी तो कहेंगे अरे देश को एकदम जरूरत थी। दूसरे वो हैं जो समझते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ कोई ना लगा दे, प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए और तमाम चीजों में आते हैं। आपको ध्यान है, ऐसी हमने पूरी बहस की थी इसके बारे में कि जो लोग 6th पे कमीशन वाले हैं, मैं सिर्फ धन्नापति सेठों की बात नहीं करता, मैं तो उसकी भी बात करता हूं जिसका मेरे घर पे असर पड़ता है। 6th पे कमीशन वालों की डीए रोका गया, मैंने कहा कि रोका गया, ठीक काम किया गया, इसके लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आलोचना करना तो बहुत आसान है, इन सब चीजों में की जा सकती है। तो उसी स्पिरिट में मैं फिर कह रहा हूं कि हमें इस पे फोकस करना होगा, हमें कोई ना कोई नए रेवेन्यूज रेज करने होंगे, नए रेवेन्यूज रेज किए बिना कोई रास्ता नहीं। तो 7वां बिंदु हमारा कहता है कि नए रेवेन्यूज रेज करेंगे, और जो नए रेवेन्यू रेज किए जाए उसका 50% कम से कम सीधा राज्यों को देना होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स की हालत खस्ता है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें मदद की जरूरत है, इसलिए कम से कम उनको ये रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए। और हर तरह के
वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोका जाना चाहिए। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मतलब ये जो 20,000 करोड़ रुपए का भव्य बन रहा है, मैं तो कहने वाला था मोदी मंदिर, ये जो ये पैलेस बन रहा है जो राजपथ के ऊपर, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनते हैं कि हवाई जहाज बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए खरीदे जा रहे हैं, संभव है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों की हम अभी खर्चा को रोकें। ये बुलेट ट्रेन और ये सब बाद में हो जाएगी। पहले हम अपनी अर्थव्यवस्था का जो बड़ा संकट है, इस संकट से निपटें। तो ये 7 पॉइंट का प्रपोजल है। मैं चाहता हूं इसके बारे में चर्चा इसलिए हो कि बार बार जो मैं कहता हूं कि केवल विरोध नहीं करना, हमें विकल्प देना है। और अगर विकल्प देना है तो कुछ ठोस शब्दों में अपनी बात लानी पड़ेगी, ठोस प्रपोजल देने पड़ेंगे। कल विपक्षी पार्टियों की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने भी उसकी शुरुआत की है। मैं चाहता हूं कि थोड़े दिन के अंदर शायद वो भी ज़्यादा एक ठोस प्रपोजल की शक्ल लेगा। वो सब प्रपोजल हम रखें ताकि उसके बारे में चर्चा हो सके। इस प्रस्ताव बनाने में कई अर्थशास्त्रियों ने मदद की। मैं एक बात शुरू में बता दूं, बस उसके बाद हम प्रश्न उत्तर शुरू कर देंगे। आप अपने सवाल भेज दीजिएगा, जरूर मैं उसका उत्तर दूंगा। ये जो लेफ्ट राइट की बहस होती है ना, इस बहस से हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि आज जो देश का संकट है, इस संकट में ये बहस नहीं हो सकती कि आज से 50 साल पहले का लेफ्ट सही था या कि आज से 70 साल पहले का पूंजीवाद सही था। इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं। आज हम कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल्स के बारे में बहस करें जिससे देश आगे निकल सकता है। और ये जो कई लोगों को इंप्रेशन हो जाता है लेफ्ट का, पता नहीं लेफ्ट का मतलब भी क्या है, ज़्यादातर लोग तो समझते भी नहीं है। जो लोगों के मन में ऐसा कुछ हो कि भाई कुछ सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था का सपोर्ट करने वाले कुछ लोग हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, जो इस तरह का प्रपोजल बना रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा भाई थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए। कम से कम जहाँ तक मेरी बात है, मैं उस वैचारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ जिसने सोवियत यूनियन की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को हमेशा रिजेक्ट किया था। और रिजेक्ट इस सब कारणों से किया था, ये जो वहाँ एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी था, इन सब चीज़ों को हमने रिजेक्ट किया था। तो सोवियत मॉडल का सपोर्ट करने वाला कम से कम यहाँ कोई नहीं है। ये जो ज़्यादातर सिग्नेटरीज हैं उनमें शायद 2-3 लोग हैं जो अपने आप को मार्क्सिस्ट कहेंगे, कम्युनिस्ट कहेंगे। शायद दो हैं, हो सकता है 3-4 हो, उसके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने जो कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था थी उसको रिजेक्ट किया है। ज्यादातर वो लोग हैं जो नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के खिलाफ है। तो इस तरह की पुरानी बहसों में हम ना उलझें। बहस ये हो कि आज इस देश के संकट के समाधान के लिए क्या नीतियां बन सकती हैं और उसके लिए संसाधन कहां से आएंगे। हाँ, अगर ये कहना कि गरीब को सबसे पहले देखा जाना चाहिए, अगर वो लेफ्ट है तो भाई बिल्कुल लेफ्ट होना ही चाहिए। अगर आज की स्थिति में अंतिम व्यक्ति से आप शुरू नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। गांधी जी भी कहते थे, वैसे दीनदयाल उपाध्याय भी कहते थे, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति पहला। अगर उस परिभाषा से देखें तो गांधी जी भी लेफ्ट हैं, दीनदयाल उपाध्याय भी लेफ्ट हैं, मैं तो हूं ही, ऐसे तमाम लेफ्ट हैं। तो मेरा अनुरोध है उस पुरानी बहस से हम आगे चलें और कुछ गंभीर सवाल ऐसे लें जिसके बारे में बात की जा सके, जिससे देश आगे बढ़ सके। ये सब विचार अगर हम करेंगे तो हम तेजी से देश के अंदर एक माहौल बना पाएंगे। अभी सरकार ने नहीं माना इन सवालों को, लेकिन मुझे विश्वास है कि देर सवेर जल्द ही सरकार को इनमें से कई प्रस्तावों पर विचार करना ही पड़ेगा। अर्थव्यवस्था जितना तेजी से गिर रही है, हर हफ्ते स्थिति बदल रही है और कुछ ही हफ्ते में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा बजाय इनमें से कुछ प्रस्तावों को लेने का। तो मुझे विश्वास है कि ये प्रस्ताव दिए जाएंगे, हम उस पर बात करेंगे। आपके सवाल आने शुरू हो गए होंगे तो मैं बात करता हूं इन सवालों के बारे में। सवाल आपके आ रहे हैं, कई टिप्पणियां भी आ रही हैं। मेरा साथियों से सिर्फ इतना आग्रह है कि जब हम टिप्पणी वगैरह करें उसमें गाली गलौज से थोड़ा बचना चाहिए।
मैं देख रहा हूं अपने सामने पीराराम सोनी जी का कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी फ्री टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस। वो बात सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी फ्री, लेकिन कौन सा एक्शन ले कौन सा एक्शन ना ले उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। हार्ड डिसीजन, हाँ हार्ड डिसीजन की जरूरत है इस वक्त प्रायोरिटाइज करने के लिए। अगर प्रधानमंत्री पूरे देश को लॉकडाउन करने का हार्ड डिसीजन ले सकते हैं तो ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि 10 दिन में सब जो जो व्यक्ति वापस जाना चाहता है उसको पहुंचा के दिखाएंगे। ये बात होगी ना हार्ड डिसीजन की। ये कह सकते हैं 6 महीने तक इस देश में कहीं कोई भुखमरी की खबर नहीं आने देंगे। ये हार्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। परमिंदर सिंह जी पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक कंट्रोल कांट बी पॉसिबल टिल द टाइम बीजेपी प्रेजेंट लीडरशिप नॉट चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कंट्री एंड पीपल ऑफ इंडिया, नीड एजुकेटेड लीडरशिप नॉट लाइक वगैरह वगैरह। मैं गालियां वालियां पसंद नहीं करता भाई किसी के बारे में भी, जिसका विरोध करता हूं उसको भी मैं नहीं करता। सरकार का जो ओरिएंटेशन है वो गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार जिस तरह से इसको हैंडल कर रही है वो बहुत समझदारी का तरीका नहीं है, लेकिन ये ना माने कि सरकार के जाए बगैर कुछ नहीं हो सकता। जैसे जैसे ये स्थिति बदलेगी, जैसे जैसे मैंने कहा स्थितियां बड़ी तेजी से ऑलरेडी बदल रही हैं, तो जैसे जैसे चीजें बदलेंगी वैसे वैसे हालात तेजी से बदलेंगे। मैं अपने साथियों से कह रहा हूं, एक मिनट मैं उन्हें बता देता हूं जी। मुझे प्रश्न यहीं पे भेज दे। दीवार तो हालात बदलेंगे और ये सरकार भी अपनी नीतियां बदलेगी। आप देखते जाइए, जो आज इन प्रस्तावों का खिल्ली उड़ा रहे हैं, आपको ध्यान है शुरू से पहले हफ्ते से मैंने कहना शुरू किया जिनको राशन कार्ड नहीं है उनको खाना दीजिए, माइग्रेंट के लिए कीजिए। 50 दिन बाद ठीक वही घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने की, 50 दिन बाद की और अधूरी की। तो ऐसे प्रस्तावों पे जब चर्चा करें, बात जरूर करें। आप देखिए बदलेगा, बदलना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। दिवाकर तिवारी जी कह रहे हैं, सर कोरोना के इस काल के बाद भक्तों की संख्या कितनी कम हुई है? मुझे नहीं लगता कि हमें इन सवालों पे फोकस करना चाहिए मेरे भाई। मैं समझता हूं, मैं तो मान के चलता हूं कि हम सब कोई भारत देश के भक्त हैं और देश के हित में जो चीज है उसके बारे में हम बात करेंगे और रहेगा, इसकी चिंता हम ना करें। रंजीत कुमार जी कह रहे हैं, मैं औरंगाबाद बिहार से हूं जहां किसानों पर अत्याचार बढ़ गया है, उनके लिए क्या किया जाए? रंजीत भाई, किसानों के बारे में 2-3 बात मैं बार बार कह रहा हूं। पहला, किसानों को जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। दूसरा, जो दाम गिर गए हैं बिहार में, जैसे अब मकई की फसल है, पिछले साल 2200-2300 में बिकी थी, इस साल 1100-1200 में बिक रही है। सरकार को ऐसे में इंटरवीन करना चाहिए। 1700 रुपए का दाम है सरकारी, वो दाम इंश्योर करवाना चाहिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे सरकार इंटरवीन कर सकती है। स्वदेशी नरेंद्र मपारी भाई कह रहे हैं, जो हर सेक्टर में एफडीआई सरकार बढ़ा रही है, क्या ये सही है? मुझे तो सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस इमरजेंसी का, इस क्राइसिस का फायदा उठा के ऐसी तमाम चीजें की जा रही हैं जो राष्ट्रहित में नहीं है। मगर मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ सरकार घोषणा करती है हम आत्मनिर्भर होंगे, दूसरे दिन कहते हैं कि हम डिफेंस के अंदर एफडीआई बढ़ा देंगे। ये दोनों चीजें कैसे होंगी मुझे तो समझ नहीं आता। कई बार मुझे लगता है कि सरकार केवल ये चाहती है कि बस हर रोज कुछ घोषणा कर दी जाए ताकि लोग कुछ चर्चा के अंदर लगे रहें। बाद में देखी जाएगी, चर्चा तो होगी, कम से कम लोगों का ध्यान तो बटेगा, कहीं ये ज्यादा तो नहीं है। ईश्वर लाल अग्रवाल जी, मजदूरों की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन? मजदूरों की आह किसको लगेगी? मजदूरों की आह उस हर व्यक्ति को लगेगी जो आज कुर्सी पर बैठा है। सबसे पहले केंद्र सरकार को, लेकिन राज्य सरकारें भी दोष से मुक्त नहीं है। जिस जिस राज्य सरकारों ने मजदूरों का इंतजाम किए हैं उनको गुणगान होगा, उनको जाहिर है दुआ मिलेगी, लेकिन ज्यादातर सरकार बहुत निकम्मी साबित हुई है और केंद्र सरकार का रुख इतना असंवेदनशील है। मैं तो हैरान हूं कैसे कोई सरकार ये कर सकती है कि आपको दिनों दिन हफ्तों तक खबर आती रहे लोग पैदल चल रहे हैं सड़क के ऊपर, ऐसी अवस्था में है और आप कुछ ना करें। ऊपर से नोटिस ये और इशू करें कि किसी को हिलने नहीं देना, वहीं पे बंद कर दो, और अंत में जाके रेलवे चलाएं और उसके बाद भी 15 दिन तक ये कि नहीं इनसे पैसा वसूल करेंगे, इनसे ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी संवेदनहीन सरकार मैंने तो नहीं देखी। आपने देखी हो तो जरूर बताइएगा।
ब्रजेश जी पूछ रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन खोलकर कुछ अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब और आमजन की जान को खतरे में नहीं डाल दिया है? ना भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन खोलने से गरीब की दिक्कत हुई है। लॉकडाउन से गरीब को बहुत दिक्कत थी, तो लॉकडाउन तो खोलना ही था। दरअसल जितना लंबे समय तक लॉकडाउन को खींचा गया, जिस तरीके का लॉकडाउन रखा गया और लॉकडाउन के वक्त राहत बिल्कुल नहीं दी गई, ये ज्यादा खतरनाक बात थी। लॉकडाउन खोलना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रिकॉशन लेने जरूरी है। दिक्कत होती है कि हम एक कोने से दूसरे कोने पे चले जाते हैं। पहले हम कह रहे थे कि ना, परिंदा भी नहीं हिलेगा, घर के बाहर नहीं निकलना, लक्ष्मण रेखा, तब तो चांस कम थे। अब चांस हो गए हैं 200-300 गुना ज्यादा। अब हम कह रहे हैं हाँ, जिसने मर्जी है जाना जाओ, जहां मर्जी जाओ, कुछ मर्जी करो, रेलों में ठोंसो, हवाई जहाज चलाओ। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके साथ में कुछ जो कोई प्रिकॉशन और जो कुछ करना चाहिए इसके बारे में, बीमारी को रोकने के लिए, वो तो करना ही चाहिए। वो छोड़ रही है सरकार, ये अच्छा काम नहीं कर रही है। जायद खान साहब पूछ रहे हैं, फिर एपिडेमिक एक्ट नहीं लग सकता है क्या, ताकि स्टेट्स को पावर मिल जाए फिर? जाहिद भाई, अब ये संभव नहीं है। अब तो पहले जब सरकार ने पहले डिजास्टर एक्ट इन्वोक कर लिया है, अब वापस एपिडेमिक एक्ट कैसे लगेगा? मगर दिक्कत जो हो रही है वो ये कि सरकार को जब फैसले लेने होते हैं तब सरकार कहती है हम केंद्र सरकार है, नेशनल डिजास्टर एक्ट में फैसला लेंगे। जब लोगों को राहत देनी होती है तो कहते हैं यहाँ राज्य सरकारें हैं, ये फैसला करेंगी, ये कुछ देंगी। केंद्र सरकार दोनों जिम्मेवारी ले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। धर्मदीप सावले जी पूछ रहे हैं, संवैधानिक अधिकार साबित रहे तो इस बातों का महत्व रहेगा, वरना कुछ नहीं बचेगा साहब। इसके लिए क्या प्लानिंग है? आप इशारा कर रहे हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं और उसके बारे में हमें बहुत कॉशियस, बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि इस कोरोना की आड़ में बहुत कुछ किया जा रहा है। अरविंद वरुण जी कह रहे हैं, आप अंबानी की संपत्ति पर क्यों खामोश हैं? आम लोगों के पास जो थोड़ा बहुत है उसी की जप्ती की बात कर रहे हैं। पता नहीं अरविंद भाई, कहां से आपको ये बातें आ गई? आम लोगों की संपत्ति की जप्ती की बात कौन कर रहा है? मैंने तो इतना कुछ बताया भी। आम लोगों की जप्ती की कोई बात नहीं है भाई। सिर्फ कहा, मैंने तो अपने बार बार लिख के भी कहा है कि जिन टॉप 1% के पास कुल मिला के 300-400 लाख करोड़ रुपया है, उनसे इस देश के लिए कुछ अंशदान तो लेना पड़ेगा। मेरा ध्यान तो उसी पे है। आम लोगों की छोटी मोटी संपत्ति को जब्त करने की बात कौन कर रहा है? क्यों करेगा कोई? क्योंकि उनकी संपत्ति को अगर जब्त किया जाए तो हमारी इकोनॉमी जो रिवाइव हो सकती है वो भी नहीं होगी। तो आज किसी छोटे व्यापारी का, छोटे दुकानदार का, कोई सैलरीड क्लास का, उसकी संपत्ति पे हाथ मार के क्या फायदा होगा? उससे तो देश को नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा उससे। तो सेंथिल अय्यर, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू योर कैलकुलेशंस इन 4,50,000 नहीं 45,000 crore of liquidity support to NBFC. You've taken 9,000 crore as government's contribution since they are standing guarantee in the first 20% loss. However, in the 30,000 crore automatic credit line to MSME, for which the government stands 100% guarantee, you have not taken a fraction of it. आपने सेंथिल अय्यर जी ने पूछा है कि जो मैंने पहले बताया था ना कि सरकार का जो पैकेज है वो पैकेज में हेरा फेरी है, पैकेज में वास्तविकता ये नहीं है। तो उस पर सेंथिल अय्यर एक बारीक सवाल पूछ रहे हैं। उस पैकेज के अंदर दो अलग अलग चीजें थी। एक आइटम था 45,000 करोड़ रुपीस का, जो कि लिक्विडिटी दिया गया था एनबीएफसीज को। उसमें सरकार ने कहा था कि 20% आपको नुकसान होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो 9,000 करोड़ रुपए गिनना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ 20% का ले रहे हो जिम्मेवारी। तो सेंथिल अय्यर का सवाल है कि दूसरा जो आइटम है जहां 30,000 करोड़ रुपए हैं और सरकार 100% गारंटी ले रही है, तो वो मेरे से पूछ रहे हैं कि फिर आप 30,000 को पैकेज क्यों नहीं मान रहे? सेंथिल भाई, उसका कारण ये है कि उस पर्टिकुलर पैकेज में आपने ध्यान से देखा होगा, फर्स्ट ईयर में कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई पेमेंट होगा ही नहीं। पहले साल पूरा का पूरा वेवर है, इसलिए फॉर द फर्स्ट ईयर द लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज 0। इसलिए मैंने उसको 0 किया है। ध्यान से इन चीजों को किया है, कैलकुलेट है। अरबाज शहनशाह साहब पूछ रहे हैं, what are the kinds of economic opportunities we are talking about in the employment scheme? I think unfortunately we might have to specify that we don't want progress on Central Vista, but maybe shelter and housing for the poor. हाँ, ये Central Vista का प्रोजेक्ट गलत है, इस वक्त में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तो मैंने कहा ही है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर जो मैंने कहा है कि अगर हम
200 करोड़ 200 दिन प्रति परिवार के लिए एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करें मनरेगा के अंदर, तो अभी मनरेगा में कोई 200-250 करोड़ पर्सन डेज जनरेट होते हैं, उससे दुगने या उससे भी ज्यादा जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। दैट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से शहरों में अगर आप 100 दिन की गारंटी देना शुरू करें तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इससे जनरेट होगा। इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, बट हाउ टू रिमूव फियर फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पीपल। लोगों के दिल से तो डर तभी जाएगा जब वो देखेंगे कि सरकार सचमुच काम कर रही है, उनको भरोसा हो जाएगा कि सरकार उन्हें भुखमरी में नहीं जाने देगी, उनको बेरोजगारी के अंदर पड़े नहीं रहने देगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई में हालात काफी खराब हैं, सिद्धार्थ गवाई पूछ रहे हैं, अर्बन में परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दोनों, मुंबई में दोनों हालत खराब है। मुंबई में आर्थिक हालत भी खराब है और सेहत की दृष्टि से भी मुंबई में वायरस बहुत तेजी से फैला है। तो मुंबई बहुत एक सीरियस हॉटस्पॉट है और उस करने के लिए कुछ इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा और कुछ गरीबों के पास सीधा कैश पहुंचाना होगा। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। दिनेश ठाकुर जी पूछ रहे हैं, इज डेमोक्रेसी सेफ नाउ, इज मिडिल क्लास सेफ इन द पोस्ट कोरोना पीरियड। दिनेश भाई, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डेमोक्रेसी के बारे में तो जो हर रोज किया जा रहा है, खबरें आ रही हैं, आज इसको अरेस्ट कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, तो डेमोक्रेसी को सेफ हम कैसे कह सकते हैं। अभी पब्लिक इंस्टीट्यूट ही जनता की सेवा कर रही हैं, फिर भी इनको प्राइवेट कर रहे हैं क्यों? सत्येंद्र कुमार जी का प्रश्न है। मैं समझा नहीं, किसको प्राइवेट कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी आप है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन जो कुछ का हो रहा है, जो एफडीआई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि इसमें हमें प्राइवेट पब्लिक की डिबेट में इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही कि इस वक्त देश को बचाने के लिए जो भी संसाधन की जरूरत है होगी, वो संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। बस हम इसके ऊपर टिके रहें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। असित शुक्ला जी कह रहे हैं, एफएम हैज गिवन बूस्ट टू आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन, डू यू थिंक सीइंग द टाइम इज जस्टिफाइड। मैंने तो कहा, मुझे तो समझ नहीं आता, हंसी आए कि रोना आए। आप आउटर स्पेस की बात कर रहे हो, यहाँ लोग जाके पैदल नहीं जा पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। साइकिल पे एक बच्ची गुड़गांव से जा रही है दरभंगा और आप आउटर स्पेस की बात करते हैं, तो मजाक लगता है ना। अंकित चौकसे कह रहे हैं, सर व्हाई इज दैट वेरियस सिग्नेटरीज लाइक डॉक्टर गुहा वार्ष्णेय हैव सेड दैट 7.1 इंक्लूडेड इन द फाइनल ड्राफ्ट वाज नॉट द वन थिंग दैट दे एग्रीड अपॉन, व्हाई द एक्चुअल फाइनल ड्राफ्ट वाज नॉट शेयर्ड विद द सिग्नेटरीज। हाँ, ये कई सवाल पूछ रहे हैं भाई, मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट बता दूं आपको। इसके बारे में कंफ्यूजन हो गया था, बाद में स्पष्ट हो गया है। पहले से जब भी ऐसा कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जाता है तो जो भी व्यक्ति उसका सिग्नेटरी होता है उसको वो ड्राफ्ट की कॉपी दिखाई जाती है, हूबहू वैसा जैसा कि वो छपेगा। जाहिर है उसका वायलेशन थोड़ा ही हो सकता है। डॉक्टर गुहा, डॉक्टर वार्ष्णेय और जितने भी लोग जिन्होंने सिग्नेचर किया है, उनको स्टेटमेंट पब्लिक में रिलीज होने से लगभग 24 घंटा पहले बिल्कुल अंतिम कॉपी, हूबहू वही कॉपी जो कि पब्लिक में गई, वो दी गई है। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। सुबह रामचंद्र गुहा जी के ट्वीट से कुछ एक कंफ्यूजन पैदा हो गया था, बाद में उन्होंने अपने ट्वीट को हटा भी दिया है। और कोई लोग जो ये प्रचार चला रहे हो ना कि दो लोगों ने ऑलरेडी स्टेटमेंट से अपने आप को अलग कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों ने 7.1 को जो हमने रिफॉर्मुलेट करके डाला है, दोनों ने दोबारा कहा है, वो स्टेटमेंट के साथ है, पूरी तरह साथ है, हर कोई है, कोई नहीं बदला है। ये चाय के प्याले में तूफान था, सुलझ गया है और फोकस हम उन पहले 6 बिंदुओं पे करें जहां हमें फोकस करना चाहिए। सवाल और आ रहे हैं। राम नरेश जी पूछ रहे हैं, लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेबर पर काम देना कितनी बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है भाई, इसीलिए हम इसके लिए प्रस्ताव कर रहे हैं कि हमारे को देश में एक मनरेगा की स्कीम को नए तरीके से लॉन्च करना चाहिए। उसकी जो लिमिट है वो बढ़ानी चाहिए, नहीं तो हम इस समस्या का सुलझा नहीं पाएंगे। सुरेंद्र उपाध्याय जी बता रहे हैं, टुडे ट्रेन फ्रॉम, हाँ, जो मुंबई से जो गोरखपुर जानी थी
वो ट्रेन जाके राउरकेला उड़ीसा पहुंच गई है। कई ऐसी भूल हो जाती है, आज भूल हुई है, बहुत शर्म की बात है। वैसे हमारी रेलवे इतनी अनप्रोफेशनल है नहीं, स्पेशल चीज़ चलने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी। रेलवे हमारा एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं मानता हूँ कि उसकी खिल्ली हमें नहीं उड़ानी चाहिए। रहमत अली जी कह रहे हैं सरकार को जो लोग सत्ता में नहीं हैं उनकी अगर कोई अच्छी सजेशन होती है तो सरकार क्यों ध्यान नहीं देती। सवाल अच्छा है भाई, पर मैं इसका जवाब कैसे दूं। अच्छा सजेशन देना हमारा काम है, सही स्पिरिट में सजेशन देना हमारा काम है, लेकिन इसको सरकार क्यों नहीं सुन रही ये हम सबको सोचना है। और हमारी न सुने, कम से कम आपकी बात सुन ले, जनता जो कह रही है वो बात सुन ले, इसका हम प्रयास करें। जीवन भाई पूछ रहे हैं लॉकडाउन संबंधित सभी निर्णय राज्य सरकार और दूसरे राजनीतिक दलों से पूछे बगैर हुए, क्या दलीय आधार पर चुनी गई सरकार ऐसा एक तरफा कार्रवाई कर सकती है? क्या राष्ट्रीय संपत्ति बेचने से ही देश बचेगा? जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। राज्य सरकारों को कंसल्ट करना चाहिए था, पहले लॉकडाउन से पहले नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद में थोड़ा कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है जो बेहतर है। उस कंसल्टेशन के माध्यम से ही हमें ये करना चाहिए। अब ये और सवाल आ रहे हैं, हमेशा की तरह कुछ गालियां भी आ रही हैं। मुझे कभी समझ नहीं आता कि ये लोग गालियां देने में इतना समय कैसे लगा सकते हैं। बहुत या तो टाइम खाली होगा या मन में कहीं बहुत गुस्सा जहर कुछ फैला है। ये कोई रोहित कौशिक साहब हैं जो बड़ा मजा ले रहे हैं। भाई मुबारक हो आपको, ठंडा पानी पी लेना, बहुत मदद करता है, ठंडा पानी पीने से काफ़ी फायदा होता है। असित शुक्ला जी पूछ रहे हैं एफएमएस गिवन बूस्ट टू आउटर स्पेस, इसका तो मैं जवाब दे ही चुका हूँ। शोभा यादव जी केवल अपने बारे में सूचना दे रही हैं। राकेश रंजन जी पूछ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट है आपके पास? राकेश भाई, इसमें जो हमने प्रस्ताव दिए हैं 3-4 तात्कालिक, तो एकदम सरकार को ही क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी और अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात की है, लेकिन इसका आगे चल के पूरी अर्थव्यवस्था रिवाइव होने पर ही एम्प्लॉयमेंट रिवाइव हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। तो अब इसके अलावा गुजरात में फसल बेचने में दिक्कत है, सागर जारिया भाई कह रहे हैं। इंद्रजीत सिंह पूछ रहे हैं गांधी जी के जो विलेज इकोनॉमी के बारे में व्यूज थे उसके बारे में बताइए। भाई मैं इसके बारे में कहता रहता हूँ, इससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मजदूर गांव जा रहा है तो इसे हम अवसर के रूप में देखें कि उस मजदूर को अब गांव की इकोनॉमी से हम कैसे जोड़ सकें। सागर प्रसाद जी पूछ रहे हैं मोदी जी चौथे लॉकडाउन में भाषण देने क्यों नहीं आए? ये अच्छे सवाल है, आप मोदी जी से पूछा कीजिए ना। ये सवाल आप जो मोदी जी वाले सवाल हैं वो आप मुझसे पूछते हैं। जर्नैल सिंह जी पूछ रहे हैं गरीबों की दुआ और बद्दुआ की हकदार तो सरकारें हैं, सरकार जो कर रही है उसके बारे में आलोचना आपने की, सही बात है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर सवाल तो यही है। ये अभिजीत भाई का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद कहीं तो हमें रुकना ही होगा। पुअर आर नॉट बेनिफिटेड इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मोर नंबर ऑफ ट्रेन्स पर डेज बिकॉज ऑफ टिकट ब्रोकर्स हु चार्ज डबल द फेयर ऑफ द जर्नी। व्हाट शुड बी डन इन दीज सिचुएशंस? अभिजीत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चारों तरफ से खबर आ रही है, ट्रेन चल रही है लेकिन दलाल बीच में आ गए हैं। दलाल कोई 2000, 2500, 3000 में टिकट बेच रहे हैं। ये सब करने के लिए सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन किया था, राज्य सरकारों ने, अगर उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर ट्रेन के रिजर्वेशन करके लोगों को बता देते तो फिर वही व्यक्ति आता जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसके पास कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ या कोई आइडेंटिटी प्रूफ है। इन सब चीज़ों से इसको संभाला जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। तो आज की बात मैं समझता हूँ इतने ही सवाल काफ़ी हैं। एक विशेष चर्चा हमें करनी है जो बंगाल के चक्रवात के बारे में है। तो आज या कल हम अवीक साहा को आमंत्रित करेंगे कि बंगाल में एक्चुअली हुआ क्या है, इसका हाल, आंखों देखा हाल भी सुना सकते हैं क्योंकि उनका घर भी वहीं पे था, उनको खुद कलकत्ता के अंदर काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है। लेकिन दूसरा जो तो उनके पास पूरे बंगाल से जो सूचना आ रही है, उस सूचना के आधार पे हम मूल्यांकन करेंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके बाद हम इसी को प्रस्ताव को यहाँ फेसबुक पे डाल देंगे, आप उसको पढ़िएगा। प्रस्ताव का हिंदी वर्जन भी अभी हम डाल देंगे फेसबुक पे, आप हिंदी वर्जन भी देखिएगा। इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी डल चुका है। और इस पे चर्चा शुरू करवाइए, दूसरे लोगों को भी कहिए भाई ये एक ठोस प्रस्ताव है, अब आप इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए ना, आप बताइए ना क्या करना चाहिए, उससे शायद देश में मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।